हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 18th ऑफ जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम पंजाब। सो कल हमने न्यूज़ पढ़ी थी और शायद स्किप भी कर दियो बिकॉज पॉलिटिकल न्यूज़ थी उस समय। एंड दैट इज अबाउट कि पंजाब की जो बीजेपी पार्टी है उसने लेटर लिखा था टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि पंजाब के जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन की डेट है, वोटिंग डेट है 14 फरवरी, उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने यह बात मानी और इससे पहले भी जो कांग्रेस पार्टी है पंजाब की उसने भी लेटर लिखा था टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि पंजाब के जो पोलिंग डे है, वोटिंग डे है, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। रीजन बीइंग क्योंकि 16th ऑफ फरवरी को गुरु रविदास जयंती होती है। ठीक है, गुरु रविदास का बर्थ एनिवर्सरी है जिसके चलते मेजॉरिटी ऑफ दी पंजाबीज जो है और जो रविदासा रिलीजन फॉलो करते हैं वो ट्रेवल करते हैं उत्तर प्रदेश के बनारस डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि वो गुरु रविदास का वर्क प्लेस है। ओके, एंड वन मोर थिंग, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इलेक्शन की डेट बढ़ गई, वोटिंग डेट बढ़ गई, वो तो हो गया, 20th फेब फिक्स कर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गुरु रविदास है कौन। देखो, गुरु रविदास की हम बात करें तो गुरु रविदास इज अ पोएट एंड उन्होंने अपना एक कल्ट चलाया था, फिर वो रिलीजन में कन्वर्ट हो गया तो रविदासा रिलीजन कहलाने लगा। तो जो उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं वो रविदासा रिलीजन फॉलो करते हैं। सो देखा जाए तो एक सिमिलैरिटी है रविदासा रिलीजन में और सिखिज्म में। रविदास भी, गुरु रविदास जो थे वो भी गुरु ग्रंथ साहिब को एक अच्छी बुक मानते थे और उनके बहुत सारे गुरु रविदास के बहुत सारे जो वर्सेस हैं, बहुत सारे जो वर्डिंग्स हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूडेड है। और जो रविदासा रिलीजन फॉलो करते हैं वो दसों गुरु को मानते हैं, सारे गुरु को मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस ये है कि मानते जरूर है रविदासा रिलीजन के लोग दसों गुरु को, पूरे जितने भी 10 गुरुज हैं सिखिज्म रिलीजन में, बट जो रविदासा रिलीजन को फॉलो करते हैं वो गुरु रविदास को अपने सुपीरियर या फिर उनको मेन गॉड मानते हैं। गॉड नहीं मानते बट मेन लीडर मानते हैं अपना वो। ठीक है, और वही सिखिज्म वो गुरु रविदास को रिकॉग्निशन तो देते हैं बट वो सुपीरियोरिटी अपने दन 10 सिख लीडर्स को देते हैं। ठीक है, गुरुज को देते हैं। और पंजाब में बात करें तो पंजाब में जो SC ST कम्युनिटीज है वो ज्यादा रविदासा रिलीजन को फॉलो करती है। उसका रीजन ये है कि गुरु रविदास का कहना था कि कास्टिज्म जो है वो हट जाना चाहिए। तो इसी के चलते जो SC और STs है वो ज्यादा रविदासा रिलीजन को फॉलो करता है, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो एक हफ्ते पहले से ही ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं गुरु रविदास के बर्थ प्लेस पर, जिसके चलते हमने 20th फरवरी को डेट फिक्स कर दी है कि वो उस दिन पंजाब का इलेक्शन होगा। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, सो UAE के अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के फैसिलिटीज में ड्रोन अटैक किया गया, जिसके चलते 2 इंडियंस और एक पाकिस्तानी की डेथ हो गई। अब देखा जाए तो ये अटैक किया किसने, तो ये अटैक किया हाउती रेबल्स ने। अब देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये तो है भाई, देखो 2 इंडियंस की डेथ हुई है, यूएई में अटैक हुआ, लेकिन ये अटैक होते रहते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हाउती रेबल्स कौन है। ठीक है, ये हाउती रेबल्स कौन है, यमन में क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखो, यमन में हम बात करें तो यमन में 2014 तक सारी सिचुएशन परफेक्ट थी, लेकिन 2004 यमन की कैपिटल कौन है, साना। ठीक है, तो यमन की कैपिटल है साना एंड यमन में 2014 में यमन के नॉर्दर्न पार्ट में, यमन कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में एक रेबल ग्रुप है, आर्म्ड ग्रुप है, हाउती। तो हाउती नाम कैसे पड़ा, हाउती ट्राइब थी उस समय। ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यमन में हाउती ट्राइब रहती है और इसी के चलते वो नाम पड़ गया हाउती रेबल्स। ओके, अब हुआ क्या, फिर 2014 में हाउती रेबल्स और जो आर्म फोर्सेस हैं, मतलब जो गवर्नमेंट थी यमन की, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर हाउती रेबल जो कि आर्म फोर्सेस थी उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, कैप्चरिंग करना स्टार्ट कर दी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी यमन की उसको कैप्चर भी कर लिया था, ईदिन बोलते हैं उसको। उसके बाद जो यमन के गवर्नमेंट के जो लीडर थे वो वहां से फ्ली हो गए, वहां से भाग गए। एंड देखा जाए तो यमन में जो क्राइसिस हो रहा है ना, यमन का क्राइसिस बोला जाता है कि इट्स अ
एक्सटेंशन ऑफ सऊदी अरेबिया ईरान वॉर। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ईरान प्रॉक्सी वॉर्स कर रही है। हाउती रिबेल्स को ईरान गवर्नमेंट फंड करती है और आर्म फोर्सेस को बैक करता है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया को बैक करता है यूएई। तो इसी के चलते यूएई में अटैक किया गया बाय दी हाउती रिबेल्स। ठीक है, और यमन की हम बात करें तो यमन में रिपोर्ट आई थी यूएन की, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यूएचओ भी बोल सकते हो आप लोग। उनकी 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 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उनकी रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि यमन में 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को फूड की जरूरत है, एंड 2/3 ऑफ द चिल्ड्रंस जो बॉर्न होते हैं वो मेलनरिस्ड है। ये चीज बताइए। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कंसर्न दिखाया है, कंसर्न थर्ड वेव को चलते हुए। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्या थर्ड वेव में अ, बच्चों को लेकर हम लोग कुछ स्टेप ले रहे हैं कि नहीं, एंड दे हैव शोड कंसर्न टुवर्ड दी चिल्ड्रन, क्योंकि सेकंड वेव में भी बहुत सारे बच्चे जो है सड़क पे आ गए थे, ऑर्फन हो गए थे, और इसी के चलते उनका जो कंसर्न है चिल्ड्रंस को लेकर वो थोड़ा सा और ज्यादा डीप हो गया कि थर्ड वेव में क्या बच्चों को लेकर अपन ने कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट को स्टेप्स ले रही है। ये सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कंसर्न जताया है। मूविंग फॉर सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअल मीटिंग करी कल, एंड द समिट इज अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि डावोस में होती है, डावोस डायलॉग 2022 समिट। ओके, डावोस एजेंडा, डावोस इट्स इन द कंट्री ऑफ स्विट्जरलैंड, बट स्विट्जरलैंड कैपिटल नहीं है, स्विट्जरलैंड कैपिटल आपकी ज्यूरिक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्यूरिक है। ठीक है, एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले एक एनजीओ था, 1971 में बना था। इसका काम यही था कि इंटरनेशनल, रीजनल और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पे काम करना। फिर बाद में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्निशन दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाया, फिर धीरे धीरे ये यूरोप में काम करने लगा, फिर ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, एंड अब ये इंटरनेशनल, रीजनल और आपका इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को लेकर काम करता है, उसके अपलिफ्टमेंट को लेकर काम करता है। ओके, सो इंडिया भी इसमें है, और इंडिया को रिप्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, मोदी जी ने किया, और मोदी जी ने एक बहुत प्यारी बात बोली वहां जाके। उन्होंने बोला कि इस पैंडेमिक में इंडिया सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रहा है, बल्कि वर्ल्ड में भी हेल्प पहुंचा रहा है बाय मैत्री वैक्सीन प्रोग्राम, ये बताया गया। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, सेंटर ने हाईकोर्ट को बताया कि हुआ क्या, देखो इशू क्या था। एक पर्सन ने पिटिशन फाइल करी, एंड द पिटिशन इज फाइल्ड बाय द बेसिकली सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वे, जो कि सीनियर एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में। उन्होंने ये बोला, उन्होंने कंसर्न जताया, उन्होंने ये बोला कि मैरिटल रेप को हम लोग क्रिमिनलाइज क्यों नहीं करते, और दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने किससे पूछा, दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा। तो दिल्ली गवर्नमेंट का रिप्लाई ये था कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं है, हाँ बस नाम मेंशन नहीं है। सेक्शन 375 जो है वो रेप को डिफाइन करता है, बट उसमें लिखा गया कि हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ के साथ अबव द एज ऑफ 15, तो वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बट वो क्रुएलिटी की डेफिनेशन में तो आ सकता है ना, सेक्शन 498 कैपिटल ए। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये रिप्लाई था, लेकिन हाईकोर्ट इससे खुश नहीं हुआ, हाईकोर्ट इससे मतलब एग्री नहीं किया। तो हाईकोर्ट ने सेंटर से पूछा कि आप हमें ये बताओ कि मैरिटल रेप क्या क्रिमिनलाइज है इंडिया के अंदर या नहीं, और नहीं है तो स्पेसिफिकली आप क्लियर कर दो। तो इस चीज को लेकर सेंटर ने टाइम मांगा है कि हमें मैरिटल रेप को लेकर हमें स्टैंड लेना, अभी हमें हमें अभी टाइम चाहिए टू टेक अ स्टैंड ऑन मैरिटल रेप। मूविंग फर्दर, सो गति शक्ति के बारे में समझो बस, गति शक्ति है क्या। ठीक है, तो गति शक्ति इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि बेसिकली प्लानिंग, जो कि प्लेटफॉर्म फॉर द इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, गति शक्ति ये है जो कि हमारे अ, नितिन गडकरी के उसमें आता है, एम्बिट में आता है। ठीक है, तो क्या है, इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो हुआ क्या, तेलंगाना के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं आपके केटी रामाराव,
उनका यही कहना है कि हमारे साथ देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, बट तेलंगाना के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा। तो ये है, थोड़ा-सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, स्किप कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट इज़ गति शक्ति। मूविंग फर्दर ऑन द नेक्स्ट 8 पेज, ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है नेक्स्ट 8 पेज पे जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। या सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें, आज का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द कि इंडिया के फॉरेन रिलेशंस इन दिस ईयर इन द अपकमिंग मंथ्स ऑफ 2022, क्या मेजर कंसर्न्स है, क्या मेजर चैलेंजेस हैं, किसके साथ रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, और अदर कंट्रीज में ऐसा क्या चल रहा है ना, उसको लेकर है। पढ़ने वाले एम के नारायण बहुत बड़े फॉरेन, देखा जाए तो इंडिया के ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं वेस्ट बंगाल के। तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और बहुत इनके एडिटोरियल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। मूविंग फॉरदर, सो ये लिथुआनिया एंड चाइना के रिलेशंस के बारे में इसको अपन पढ़ेंगे। एंड द थर्ड वन इट्स अबाउट दी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। चलो, सो फर्स्ट we'll discuss the India's watchwords in a is not so bright 2022। देखो, ऑथर ने यहाँ स्टार्ट किया कि ऑथर ने ये बोला कि अगर हम इस साल की बात करें, 2022 की बात करें, तो ऑथर का ये कहना है कि इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे इन द एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशनशिप या इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, अब ऑथर ने सबसे पहले स्टार्ट किया कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2022 जो है ना इंडिया के लिए सही रहेगा। इंडिया इंडिया के लिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है फॉरेन रिलेशंस में, तो ठीक रहेगा इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, ये इंडिया के लिए ठीक रहेगा। लेकिन ऑथर ने बोला कि नहीं, हमें कंसर्न्स दिख रहे हैं। और इंडिया ने सबसे पहले बताया, उन्होंने सबसे पहले अपना जो कंसर्न जारी किया, उन्होंने बोला कि हम 2022 की बात करें तो इस साल डेमोक्रेसी जो है बहुत खतरे में आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड वहां पर ऑटोक्रेसी आती जा रही है। हम आपके नॉर्थ कोरिया की बात करें, चाइना की बात करें, हम रशिया की बात करें, हम आपके टर्की की बात करें, तो ऑटोक्रेसी आती जा रही है वहां पर, और डेमोक्रेसी जो है ना खतरे में दिखती नजर आ रही है। इसी चीज को लेकर फिर ऑथर ने आगे आगे बताया। उन्होंने बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो चाइना है। चाइना कैसे है? देखो, अगर हम 2022 की बात करें तो चाइना की जो जीडीपी बढ़ी है टिल 2020, वो बढ़ी है कितनी? 15.66 ट्रिलियन डॉलर। और अभी आज वर्ल्ड न्यूज, आज इकोनॉमिक न्यूज में एक न्यूज भी है कि चाइना के जो जीडीपी है ना वो 18 ट्रिलियन डॉलर हो गई। ओके, 8.1% से इस 2021 इंक्रीज करा है। तो 18 ट्रिलियन डॉलर डॉलर इकोनॉमी जीडीपी हो चुकी है चाइना की। तो ये तो 2020 के दिखा रहा है कि 15.66 ट्रिलियन डॉलर इंडिया चाइना की जीडीपी हो चुकी है। ठीक है, और देखा जाए तो यूएस से ज्यादा ये स्टैंड करता है। फिर हम चाइना के मिलिट्री की बात करें, तो चाइना की मिलिट्री एनी डे चैलेंज करती रहती है यूएस को, और स्पेसिफिकली इन दी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स में। और देखा जाए तो चाइना ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी थी अपने दो टेरिटरीज पर, हांगकांग और ताइवान पर, वन कंट्री टू सिस्टम, उसको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। उसको भी उन्होंने, हांगकांग को तो पूरी तरीके से कैप्चर ही कर लिया उन्होंने। वन कंट्री टू सिस्टम वाली जो पॉलिसी थी उसको हांगकांग से तो हटा ही दिया। अब वो तालिबान ताइवान पे भी काम कर रहे हैं। और 2022 कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर ताइवान एंड चाइना, जिसके चलते एक इंटरनेशनल कंसर्न और एक इंटरनेशनल इशू रेज हो सकता है। ठीक है, फिर आगे ऑथर ने बताया कि चाइना की हम बात करें तो चाइना अपना एशिया पैसिफिक रीजन में भी बहुत डोमिनेंस दिखा रहा है, और 2022 में एक मेजर कंसर्न हो सकता है, क्योंकि इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया चैलेंज कर रहा है, यूएस चैलेंज कर रहा है चाइना को, और चाइना भी है जो पीछे नहीं हट रही है। ये चीज बताया गया। फिर आगे ऑथर ने बताया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उनका कहना है, देखो अभी यहां पर बताया गया कि एक और रिस्क है जो वॉर का रूप ले सकती है इन द ईयर 2022, एंड दैट इज अबाउट द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो अपन को पता है कि बिकॉज ऑफ द क्रीमिया, एक छोटी सी टेरिटरी को लेकर रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। लेकिन एक और मेजर इशू है, वो है नेटो से रिलेटेड, क्योंकि यूक्रेन को बैक कर रहा है यूएस और नेटो, है ना। अब नेटो की हम बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी आफ्टर द कोल्ड वॉर, तब एक एक एक
ट्रीटी साइन हुई थी रशिया के साथ कि भैया नाटो जो है ना वो ईस्टर्न यूरोप में आएगा नहीं और रशिया से बहुत दूर रहेगा। हाँ, वेस्टर्न यूरोप में वो कुछ भी काम करे, ईस्टर्न यूरोप में वो एंटर नहीं करेगा, वो भी रशिया वाला साइड। लेकिन नाटो जो है वो अब यूक्रेन का सपोर्ट कर रही है, तो रशिया इसमें बहुत बड़ा कंसर्न रेज करती है। रशिया बोलती है आप यूक्रेन पे नहीं आ सकते, और रशिया ने खुला खुला बोला है, खुला स्टेटमेंट दिया है कि अगर नाटो यूक्रेन का सपोर्ट करती है, नाटो अगर यूक्रेन को अपनी कंट्री बना, नाटो मतलब नाटो के अंदर यूक्रेन को लेती है, तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और आर्म फोर्सेस का यूज किया जाएगा, वेपन्स का यूज किया जाएगा, यह बताया गया है ना। फिर आगे ऑथर ने बताया कि देखो, और कजाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू राइज हो गया। सेंट्रल एशिया में बात करें तो कजाकिस्तान जो है ना वो बेसिकली बहुत स्टेबल कंट्री थी, लेकिन लास्ट लास्ट में उधर भी क्राइसिस आ गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। तो कजाकिस्तान वाला बहुत बड़ा इशू एक रेज हो सकता है 2022 में। फिर आगे ऑथर ने बताया कि रिटर्न ऑफ तालिबान। अब देखो, अब यहां रिटर्न ऑफ तालिबान को इंडिया से रिलेटेड उन्होंने डिस्क्राइब किया। उन्होंने बोला कि देखो, हम बात करें तो अफगानिस्तान में फिर से तालिबान की पावर है जो आ चुकी है। तो देखा जाए तो एक शिफ्ट हो गया बैलेंस ऑफ पावर में, बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, और इंडिया को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। स्टार्टिंग में तो लग रहा था धक्का लगा है, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा था कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो वो पाकिस्तान को बैक करेगी, और पाकिस्तान को बैक करेगी मतलब इंडिया के अगेंस्ट में खड़ी होगी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए तालिबान वाला इशू, अफगानिस्तान वाला इशू। दूसरा जो चैलेंज है, पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। देखा जाए तो ये अफगानिस्तान के तालिबान से डिफरेंट है, बट ये कजाकिस्तान में अपना डोमिनेंस दिखा रही है, और कजाकिस्तान में जो है क्राइसिस ला सकती है। और टीटीपी के पहले पास्ट में अलकायदा के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, और अभी भी ऐसा माना जाता है उसके अलकायदा के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे हैं। तो देखा जाए तो इंडिया गवर्नमेंट जो है ना टीटीपी को कभी कभी पर्सनल यूज के लिए यूज करती है उसको, और पाकिस्तान के अगेंस्ट के लिए यूज करती है उसको। ठीक है, तो ये बताएगा। तो एक बता सकता है कि ये जो है ना अ, एशिया में, ये सारे इश्यूज एशिया में एक एक डिस्प्यूट अराइज कर सकते हैं, अनसेटलिंग इफेक्ट अराइज कर सकते हैं। देन उन्होंने इंडोनेशिया का बताया। उन्हें बोला इंडोनेशिया में भी ना बहुत सारे रेडिकल इस्लामिस्ट एक्टिविस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया एक हब बन सकता है रेडिकल इस्लामिस्ट के लिए, जहां पर टेररिज्म की फंडिंग और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इन्होंने इंडोनेशिया का एग्जाम्पल बताया। फिर ऑथर ने यहां बताया बॉर्डर इशू को लेकर। अब ऑथर यहां पर इंडिया पे आए, और फाइनली इंडिया पे आए, और उनका यह कहना है कि अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि कैसे इंडिया जो है डील करेगा चाइना के साथ, ये उन्होंने बोला। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख वाले रीजन में बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इंडिया और चाइना के बॉर्डर रिलेशनशिप को लेकर। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ये बॉर्डर इशू तो है, उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक वाला कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि चार नेशन मतलब इंडिया 3 नेशन के साथ जुड़कर 4 नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्वाड ग्रुप, जो कि चाइना को टारगेट कर रही है, और चाइना को टारगेट करने के लिए बनाया गया इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। तो जिससे इंडिया और चीनों के बॉर्डर रिलेशनशिप और खराब हो सकते हैं, ये चीज बताया गया। ठीक है, और देखा जाए तो अब देखने वाली बात यह है इंडिया 2022 कि इंडिया कैसे चाइना के सैबर रैटलिंग, तो सैबर रैटलिंग का मतलब होता है कि आप अपनी पावर को शो ऑफ कर रहे हो, फिजिकल पावर को शो ऑफ कर रहे हो, मिलिट्री पावर को शो ऑफ कर रहे हो। तो चाइना करता रहता है, मिलिट्री पावर का शो ऑफ करता रहता है, तो उसको आप कैसे टारगेट करोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज है इंडिया के सामने, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि साइबर रैटलिंग, चाइना साइबर रैटलिंग उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, ये चीज बताया गया। फिर आगे ऑथर ने बताया कि देखा जाए तो चाइना जो है ना वो अपने नेवल फोर्स प्रोजेक्शन को इंडियन ओशन रीजन में बहुत लेके जाएगा, और 2022 में देखना यही होगा कि चाइना अपनी नेवल पावर को कैसे एक्सीड करता है इंडियन ओशन रीजन में, ये देखना है। फिर 2022 की बात करें तो बैटल्स हो सकती हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसके साथ ऑथर ने ये बोला कि सेंट्रल एशिया में भी ना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये है क्योंकि इंडिया के साथ चैलेंज ये है कि वो कैसे रशिया के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करे विथ रिस्पेक्ट टू कि वो यूएस के साथ रिलेशन उसके खराब ना हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए।
और एक और जो चैलेंज है इंडिया के लिए वेस्ट एशिया में, दैट इज क्योंकि वेस्ट एशिया में भी क्वाड बना है जिसमें इंडिया भी मेंबर है। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसको कैसे मैनेज करेगा इंडिया विद रिलेशंस टू अदर कंट्रीज इन दी वेस्ट एशिया। मतलब ईरान के साथ भी इंडिया के रिलेशंस हैं। तो ईरान देखा जाए तो ईरान को काउंटर करने के लिए सेकंड क्वाड बना, या ईरान को ही काउंटर करेगा, और दोनों दोनों एक दूसरे का अपोजिशन है। क्योंकि इसराइल और यूएस तो है ही भाई, यूएई भी ईरान के अपोजिट में खड़ा हुआ है। अब थोड़े रिलेशन अच्छे हो गए, लेकिन पहले तो खड़ा हुआ था। तो कैसे इंडिया सेकंड क्वाड के भी प्रॉमिस को फुलफिल करे, और अदर उसके जो काउंटर पार्ट्स हैं उसके साथ भी इंडिया के रिलेशनशिप जो है वो खराब ना हो। ये इंडिया के लिए थोड़ा सा चैलेंज है। देन फिर आगे ऑथर ने यही लिखा है कि रशिया के साथ अभी इंडिया की डील हुई है S-400 मिसाइल सिस्टम्स को लेकर। अब इंडिया के लिए यही देखना है कि इंडिया कैसे काटसा से बाहर निकलता है, या काटसा उस पर ना लगे, देखना पड़ेगा। एंड कैसे बेसिकली वो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है अरब स्टेट्स में, क्योंकि उसने सेकंड क्वाड के साथ मेंबरशिप ले लिया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट्स अबाउट द रेड लाइंस। देखो, अब ये जो एडिटोरियल है ना, ये लिखा गया कि चाइना के अगेंस्ट में उनका ये कहना है, सिंपल सा ये कहना है कि कैसे चाइना जो है, नॉट रशिया, कैसे चाइना जो है बहुत एग्रेसिव स्टेप लेता है, और ये सबक सीखना चाहिए बहुत सारे नेशंस को, स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन को सीखना चाहिए। हुआ क्या, देखो, हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं 1991। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और यूएसएसआर डिवाइड हो गया 15 नेशंस में, जिसमें एक नेशन था आपका ल्यूथेनिया। अब ल्यूथेनिया जो कि यूरोपियन कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है 1991 से, है ना। ल्यूथेनिया ने क्या किया, ताइवान में अपना एक ऑफिस खोला, ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। बस इतना किया था, और जिसके चलते चाइना ने ताइवान के ऊपर बहुत रिजिड स्टेप्स लगा दिए, और बहुत सारे कंट्रीज को बोला है कि आप ल्यूथेनिया के साथ ट्रेड नहीं करोगे। इवन ईयू को भी बोला है कि आप नहीं करोगे। अब रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि ऑफिस का जो नाम है, जो ताइवान में खोला है यहाँ पे ल्यूथेनिया ने, दैट इज ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। दिखने में तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये चाइना के वन कंट्री वन सिस्टम को चैलेंज करता है, और सपोर्ट करता है वन कंट्री टू सिस्टम को। तो ये दिखाता है कि ल्यूथेनिया जो है वो चाइना के फेवर में नहीं है कि वो ताइवान को कंट्रोल करे, जो कि ठीक बात है, लेकिन जिसके चलते ताइवान ने ल्यूथेनिया के ऊपर रिजिड स्टेप दिखाए। फिर आगे ऑथर का यही कहना है कि ल्यूथेनिया जो कि यूएस का सपोर्टर है, इवन यूएसआर का वो डिसइंटीग्रेटेड कंट्री थी, डिसइंटीग्रेट हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, लेकिन तब भी वो अभी देखा जाए तो स्टॉन्च सपोर्ट करता है यूएस को, और नेटो को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन तब भी जो है आपका चाइना जो है, चाइना की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि किल दी चिकन टू स्कार दी मंकीज। मतलब आप छोटे लोगों को मार दो जिससे बड़े बड़े लोग जो है ना वो डर जाएं आपसे। तो यूरोपियन यूनियन भी अब थोड़ा सा डर रहा है चाइना से, क्योंकि हम बात करें तो ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा चाइना जो है कोहेसिव एक्शन लेता है, क्योंकि ईयू और चाइना के बीच में $828 बिलियन का ट्रेड होता है। उसी को लेकर है, तो पढ़ना जरूर। मूविंग फॉर so the next editorial, it's about the a train to unite Kerala. देखो, this one about the silver line project. So I'll recommend कि आप ये खुद पढ़ें। हाँ, कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ है क्या, और बहुत इजी है, इसमें मतलब ऐसे कुछ समझाने का है नहीं, है ना। इसमें मैं ये बता देता हूँ कि कंसर्न्स क्या है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के। चलो, तो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है कि देखो, इस प्रोजेक्ट में कम से कम हजारों करोड़ों रुपए का पैसा लगेगा, तो गवर्नमेंट जो है वो डेट में आ जाएगी, फाइनेंशियल डेट में आ जाएगी, स्टेट जो है फाइनेंशियल डेट में आ जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर ऑथर ने यहाँ पर कंसर्न बताया। दूसरा यहाँ कंसर्न यहाँ पर ऑथर का कहना है कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 1200 हेक्टेयर लैंड चाहिए, और उस 1200 हेक्टेयर लैंड पर 10,000 फैमिलीज रहती हैं, और उन 10,000 फैमिलीज को हम कैसे रिहैबिलिटेट करते हैं, ये बहुत बड़ा ऑथर का कंसर्न है इस प्रोजेक्ट से। तीसरा जो ऑथर का कंसर्न है वो है एनवायरमेंटल कंसर्न। उनका कहना है कि जब हम ये बना रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे ट्रीज को कट डाउन करना पड़ेगा,
केरला की टोपोग्राफी बहुत थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम नॉर्थ की बात करें थोड़ा सा वो हिली है, साउथ की बात करें थोड़ा सा वो लो लैंड है। तो देखा जाए तो अब ट्रेन तो भाई ऊपर नीचे चल नहीं सकती, ट्रेन के लिए तो थोड़ा सा एलिवेशन ले सकती है ट्रेन, ज्यादा एलिवेशन नहीं ले सकती। लेकिन उसके लिए उसके लिए इन्वायरमेंट, केरला में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, ट्रीज को कट डाउन करना पड़ेगा, आपको माउंटेन्स को कट डाउन करना पड़ेगा, ये बताया गया। थर्ड जो मेजर चैलेंज है कि जब ट्रीज को कट डाउन करोगे तो केरला की जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसमें इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ये चीज बताया गया। फिर आगे ऑथर का ये कहना है, उनका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न जो उन्होंने बताया और यही बताया कि देखा जाए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्यों आ रहा है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इस वजह से आ रहा है कि भाई जो केरला में जो रोड ट्रैफिक है उसको कम करेंगे, और कम हो जाएगा 15% से, है ना। 15% से पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, सॉरी 15% से पोल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि भाई 10 to 12% तो वैसे ही कम हो जाएगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ गए तो फिर इतना महंगा प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत क्या है। तो ये कंसर्न है ऑथर के, बाकी ये बेसिकली बताया गया कि क्या पोजीशंस है और क्यों लाया जा रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूर। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल यूज, सो व्हाट हैपन। सो देखा जाए तो रिपब्लिक डे में टैबलॉक्स होता है, शो करते हैं हर स्टेट के कल्चर, हर स्टेट के आर्ट के बारे में। तो उसी को लेकर बताया गया कि इस रिपब्लिक डे में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला के टेबलॉक्स को रिजेक्ट कर दिया गया। जब ऑब्जेक्शन रेज किया तीनों तीनों स्टेट की गवर्नमेंट ने, तो यही बताया गया कि भैया विद द ड्यू प्रोसेस रिजेक्ट किया गया, और ये देखा जाए तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम हमको रिजेक्ट करना पड़ा, है ना। और उन्होंने ये बोला कि देखो हमारा ऐसा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, क्योंकि भाई देखो तमिलनाडु में 2017, 19, 20 में हमने तो एक्सेप्ट किया था तमिलनाडु के टेबलॉक्स को, हमने वेस्ट बंगाल के टेबलॉक्स को भी एक्सेप्ट किया था 2016, 17, 19, 21 में, बल्कि सेम गवर्नमेंट थी, सेम गोज विद केरला। तो फिर ऐसा हमारा कोई पॉलिटिकली मोटिवेशन नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये कोई स्टेप नहीं है। हमने बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव ऑफ टाइम, और बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी, अराउंड 51 एप्लीकेशन आई थी, तो हमें तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो बाहर होता। आप तीनों को बाहर होना पड़ा। मूविंग फर्दर, सो दो एनजीओस जो कि कांग्रेस से रिलेटेड थे, कांग्रेस से कनेक्टेड थे, एक तो राजीव गांधी था, एक तो इंदिरा गांधी था। दोनों से इट्स द फर्स्ट वन इज राजीव गांधी फाउंडेशन एंड द सेकंड वन इज राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये तीन एनजीओस थे, उसमें से दो को एफसीआरए परमिशन मिल गई। ठीक है, दो को एफसीआरए की नॉन मिल चुकी है। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल यूज, सो ये पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, नहीं पढ़ना है बिल्कुल, एक बार में स्किप करो, क्योंकि पंजाब और यूपी के इलेक्शंस के बारे में देखो, सब इलेक्शंस के बारे में। सो या सो NTAGI मींस नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। उसके जो चीफ हैं NK अरोरा, उनका कहना है कि फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च हम लोग 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन देना स्टार्ट कर देंगे, ये उनका कहना है। मूविंग फर्दर, सो कथक लेजेंड पंडित बिरजू महाराज, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, सो कथक की हम बात करें तो कथक जो है ना, इट्स अ क्लासिकल, वन ऑफ द क्लासिकल डांस, एंड कथक जो है यूपी में होता है। तो बहुत बहुत लोग एक बहुत लोगों का एक बहुत लोगों का एक डाउट होता है कि भाई कथक जो है ना सदर्न स्टेट का क्लासिकल डांस है। नहीं, कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और बाकी और भी क्लासिकल डांस है, एंड ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन भी है क्लासिकल डांस। और अगर हम बात करें तो उड़िया हो गया, ओडिसी हो गया, आपका कुचिपुड़ी हो गया, ये सारे भी क्लासिकल डांस में आते हैं। मूविंग फर्दर, सो ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो यही बताया गया कि डावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट थी, डेवोस एजेंडा समिट, उसमें यूएन चीफ भी आए, एंटोनियो गुरुतस। उनका यही कहना है कि अगर हमें इस पैंडेमिक को खत्म करना है तो हमें यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा, मतलब पूरे होल वर्ल्ड को वैक्सीन देनी होगी, होल वर्ल्ड को वैक्सीनेट करना होगा, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करना होगा। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम द इकोनॉमिक न्यूज, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, एंड दैट्स अबाउट कि 2021 में चाइना की जो ग्रोथ है वो 8.1% से बढ़ी है, और चाइना की जीडीपी जो है वो अब $18 ट्रिलियन हो चुकी है।
और देखा जाए लास्ट ईयर चाइना की जो ग्रोथ थी वो 2.2% थी, तो ये 44 लो थी, लेकिन कंपैरेटिवली अगर अदर नेशन से बात की जाए इन द ईयर 2022 2020 तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। So moving forward towards the sports news, nothing interesting and not very important from our examination perspective. So this is the analysis of today's newspaper. हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news, exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।